नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव का अब परिणाम आने वाला है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए। आज़ादी के बाद से ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है। 2014 में उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल की और 2019 में भी उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा और अकेले भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। और इस बार फिर भाजपा उसी लय में और उसी लक्ष्य के तरफ अग्रसर है। यह और बात है कि उन्होंने 400 पार का लक्ष्य रखा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि आखिर अब देश की जो राजनीतिक मिजाज है और वो घटनाक्रम किस ओर जा रही है। हर राज्य का अपना एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होता है, घटनाक्रम होता है और उसके एजेंडे होते हैं। वोट बैंक की सियासी पॉलिटिक्स होती है। हम पूरे विस्तार से आपको इस बात को समझाने जा रहे हैं कि अब देश का राजनीतिक मिजाज क्या होगा। चुनाव पूर्व तो पार्टियां अपने को जनता का सबसे बड़ा हितैषी घोषित करने में लगी रहती है। जो सत्ताधारी दल थे उन्होंने ये बताया कि हमने किस तरीके से देश में विकास किया। विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी दल को ये घेरने में लगी रही कि इन्होंने अराजकता फैलाई है, तानाशाही करा है, देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम अन्य मुद्दे हैं उन्होंने गिनाए। जाहिर सी बात है। लेकिन मौजूदा दौर में विपक्ष काफ़ी कमज़ोर था, कई राज्यों में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जो कि लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक होता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। हाल के दिनों में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है और कई प्रमुख विपक्षी दलों के राजनेताओं को परेशान किया। लेकिन सत्ताधारी दल कहती है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अभी भी वो ये नारा दे रही है कि अगली बार भी अगर हम सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना जारी रहेगा। इन सब के बीच अब चुनाव संपन्न होने जा रहा है। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा, उसके लिए देश भर में वोटिंग होगी। तो 7वें चरण में अब जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं उससे पहले इंडिया गठबंधन ने एक शगुफा छोड़ा और 7वें चरण में एडवांटेज लेने के लिए, मतलब जनता के बीच में लाभ लेने के लिए, अपने वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया कि 1 जून को तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक होगी। अब ज़रा सोच लीजिए कि आखिर ये बैठक बुलाने की इतनी जल्दी और हड़बड़ी क्यों थी। चुनाव परिणाम जब आएंगे तो उसके बाद अगर एनडीए को स्पष्ट बहुमत आ जाती है तो विपक्ष के लिए कोई रणनीति बनाने जैसी चीज़ रहेगी नहीं। और यदि त्रिशंकु परिणाम आते हैं तो जोड़ तोड़ की घटनाक्रम तेज़ी से देश में होंगी। पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें जुड़ेंगे। कुछ दल इधर से उधर भी हो सकते हैं, कुछ सांसद भी इधर से उधर हो सकते हैं। कई तरह के घटनाक्रम होंगे। कई प्रवक्ताओं के बयानों पर भी पाबंदी लगानी होगी कि वो किसी अमुक दल को कोई बात ना कह दे जो उसे चुभ जाए, ताकि वो उसके समर्थन में फिर खड़ा ना हो पाए। तो कुल मिलाकर वहाँ बातें समझ में आती है। लेकिन 6ठे चरण के चुनाव के बाद 7वें चरण के चुनाव से पहले 7वें चरण के मतदान के दिन आखिर इंडिया गठबंधन बैठक क्यों बुला रही है? दरअसल अपने वोटरों को अपने पाले में करने के लिए वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, ताकि 7वें चरण के दिन देश भर के जिन सीटों पर चुनाव हो रहे होंगे उनके मतदाताओं के मन में ये रहे कि हाँ, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है, एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेने के लिए, जैसे भाजपा हमेशा लेते रहती है। भाजपा और एनडीए गठबंधन ये साबित कर चुकी है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, उनके पास तरह तरह के लॉजिक है, ये सभी अलग अलग स्वार्थों के निहितार्थ एक साथ जुड़े हुए हैं। इनमें प्रधानमंत्री बनने की भी लालसाएं हैं, भ्रष्टाचार को छुपाना है, वगैरह वगैरह। तो इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने रणनीति बनाई कि तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को 1 जून को बुलाया जाए। भले इस बैठक का कोई सार्थक परिणाम निकले या न निकले, या इस बैठक का क्या औचित्य हो सकता है, उस दिन तो वोटिंग ही होगी, उसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे। और उससे पहले क्या रणनीति होगी? क्या विपक्ष ये बात करेगा? अब वो ये रणनीति बनाने के लिए बैठ रहा है कि हमें ईवीएम का ठीकरा कैसे फोड़ना है। अगर उन्हें ये उम्मीद होती कि हम जीत जाएंगे या जीत रहे हैं
तो शायद बैठक बाद में हो सकती थी, 4 तारीख के बाद होती, रिजल्ट के बाद होती, या 4 तारीख को शाम को ही होती, या इंडिया गठबंधन सत्ता में ही आ जाती। अगर एनडीए सत्ता में आती है या आ रही है तो क्या विपक्ष इसीलिए बैठ रहा है कि किस तरीके से वो अपनी इज्जत को बचाएगा और एनडीए पर यह आरोप लगाएगा कि ईवीएम में धांधली की गई थी। जब इंडिया गठबंधन जीत जाता है किसी राज्यों में, मान लिया कि पश्चिम बंगाल में वो जीत जाता है, हिमाचल में जीत जाता है, कर्नाटका में जीत जाता है, तो ईवीएम दुरुस्त रहता है, और जब हारता है तो ईवीएम में गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन को कितना नचाया है कांग्रेस ने, ये आप इतिहास में जाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। खुलेआम देश में तानाशाही दादागिरी का खेल कांग्रेस ने और ईडी और सीबीआई का खेल खेला है। व्यक्तिगत लोगों पर को टारगेट किया, देश में इमरजेंसी लगाया, कई राजनेताओं को परेशान किया, ये सब कांग्रेस का चलन रहा है। कांग्रेस ने देश में अराजकता और तानाशाही खूब फैलाई है। बहरहाल जनता सब समझ रही है। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तमाम राजनेता जो हैं, अरविंद केजरीवाल पर आबकारी घोटाले का मामला चल रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पर तो अनगिनत घोटालों का आरोप है, बोवर्स घोटाला, चौपर घोटाला, रक्षा घोटाला, आपके कॉमनवेल्थ घोटाला, शेयर घोटाला, जैसे तमाम उनके ऊपर जो घोटालों का आरोप लगा हुआ है। आप जान सकते हैं कि कांग्रेस ने एक एक कर कोयला घोटाला, कई तरह के घोटाले उसने किए हैं, देश में कई बैंक घोटाले भी उसने किए हैं, कई पूंजीपतियों को पैसे दिए हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस ने हमेशा भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की है, भारत में सांप्रदायिक उन्माद फैलाया है, सिख दंगा करवाया है। 1989 में भागलपुर का भी दंगा हुआ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सरी के कई राज्यों में कांग्रेस की ज़मीन खिसक गई है। जातिगत राजनीति की, राजद जैसी पार्टी जिसके ऊपर चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और आप देख लीजिए उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का घोटाला है, वैसे लोगों की वो तारीफ़ करती है, प्रशंसा करती है, अगड़े पिछड़ों की लड़ाई करती है, तुष्टिकरण की राजनीति करती है, हिंदुत्व के एक बड़े सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस देश में बहुत अराजकता फैलाई है, इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। कांग्रेस के साथ जो उनके साथी हैं एम.के. स्टालिन, वो सनातनियों को गाली देते हैं। इनके साथी जो ममता बनर्जी ने भी समर्थन का ऐलान किया, हालांकि एक जून को वो नहीं जा रही है, उनकी अपनी स्वार्थ है, उनके ऊपर भी शिक्षक भर्ती घोटाला का आरोप लगा हुआ है। तो तमाम तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर न कोई नीति है, न नियत है, इनके साथ कोई नेता नहीं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब पदयात्रा निकाला था तो देश का कोई बड़ा समाज सेवी या बड़े वर्ग के लोग इनके साथ नहीं जुड़े थे। राहुल गांधी की लोकप्रियता काफ़ी कम है, अजब गजब बयानबाजी करते हैं, अजब गजब उनकी नीतियां रहती हैं, उनके तानाशाही रवैये के कारण पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उनको छोड़कर चले गए। कुल मिलाकर ये इंडिया गठबंधन जो है, इससे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। ये हमारा एक व्यक्तिगत मत हो सकता है, जिस तरीके से जो जानकार और एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं उनके आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार देने के लिए हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।